हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी हमारे पास आज है टाटा पंच और आज हम इसको लेके आए हैं पहाड़ों में। और पहाड़ों में टाटा पंच ने कैसा परफॉर्म किया, सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी, क्योंकि इस गाड़ी को मैं लगभग चला के लाया हूँ पहाड़ पे सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि पहाड़ पे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और बिल्कुल जेन्युइन जैसा परफॉर्मेंस मुझे फील हो रहा होगा वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आज शेयर करूंगा। क्या पहाड़ों पर अगर आप रहते हैं तो पंच आपके लिए लेना सुटेबल होगा या फिर नहीं होगा, वो भी चीज़ इस वीडियो में पता लग पाएगी। और पहाड़ों में चढ़ते समय अपहिल टाइम में इसका इंजन कितना रिस्पॉन्स कर पाता है, क्योंकि इसका जो इंजन है थोड़ा सा अंडर पावर है, तो वो अंडर पावर इंजन क्या पहाड़ों में रिस्पॉन्स कर पाता है, अगर रिस्पॉन्स करता है तो किस मोड पे करता है, क्या इको मोड में करता है या फिर सिटी मोड में परफॉर्म करता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं लोकेशन दिखा देता हूँ आपको कि मैं हूँ कहाँ पे। अभी मैं हूँ बिल्कुल हिल एरिया में, पहाड़ों के बीच में, अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और ये एरिया है रूसी बाईपास इसको बोलते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पंच का मैं रिव्यू एक तरह से आपको शेयर कर रहा हूं, पहाड़ों का परफॉर्मेंस, सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि मैं कोई ये किसी गाड़ी की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ना कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मैं कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ना ही मैं मीडिया ड्राइव पे आया हूँ और ना ही मैं यहाँ पे कंपनी का कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने सिंपल ये गाड़ी खरीदी है और मैं ओपनली इस गाड़ी का जो रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ ये भी समझ लीजिए कि मैं कोई ना टाटा का हेटर हूँ और ना ही कोई बहुत ज़्यादा लवर हूँ। लवर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, क्योंकि मैं टाटा ऑनर बहुत पुराने टाइम से हूँ, इंडिका के टाइम से ऑनर हूँ। जो पुराने लोग हैं वो खैर से जानते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी किसी भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा, बस इतना समझ लीजिए कि जैसा मुझे फील हुआ एक्यूरेट सारी वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई ना बेनिफिट है ना कुछ नुकसान है, बस चाहता ये हूँ कि ईमानदारी से मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बता सकूँ। सबसे पहली चीज़ तो बात करते हैं कि गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए, मैंने इस पंच को जो ड्राइव किया अभी पहाड़ पे पहले मैंने इसको ड्राइव किया इको मोड में। इको मोड नॉर्मली कम पावर डिलीवर करता है, तो इको मोड में जब मैंने इसको ड्राइव किया तो उस समय का एक्सपीरियंस आपको बता दूं। ड्राइव करने के समय गाड़ी अंडर पावर फील होगी आपको बहुत ज़्यादा। इको मोड की बात कर रहा हूँ। अंडर पावर फील होने से मतलब उसको ऐसा एहसास होता है कि मैं चल ही क्यों रही हूँ यहाँ पहाड़ पे। आपको मतलब आरपीएम अगर आप गियर शिफ्ट करने जाओ तो 3000 के आरपीएम पे जाके तब जाके गियर शिफ्ट कर सकते हो। ये कंडीशन थी इसकी। दूसरी चीज़, अब माइलेज क्या दे रही होगी। माइलेज ऑलरेडी मैं एक वीडियो में आपको शेयर कर चुका हूँ कि माइलेज क्या दे रही होगी। फिलहाल फिर भी बता देता हूँ कि एमआईडी पे जो माइलेज शो हो रहा था 10 और 11.7 11.2 समथिंग माइलेज शेयर हो रहा था, शो हो रहा था। अब जब इको मोड में हम चल रहे थे गाड़ी को, और इको मोड में अप हिल के टाइम गाड़ी ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया। मतलब सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी बहुत ज़्यादा दब के चल रही है। और अगर दब के चल रही है तो गाड़ी को तेल भी कम पीना चाहिए था, यानी कि माइलेज अच्छा निकालना चाहिए था। तो उस कंडीशन में गाड़ी ने माइलेज भी अच्छा नहीं निकाला। 10-11 का माइलेज मेरे ख्याल से नहीं लगता कोई एक अच्छा माइलेज है। और उसी पहाड़ों पे, मतलब सेम इसी पहाड़ों पे अगर मैं क्रेटा लेके आता हूँ डीजल, तो मैं 20 तक माइलेज निकाल लेता हूँ, 20 तक, सेम रोड पे सेम कंडीशन में और सेम मैं। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइलेज का क्या इशू है। पावर मैंने आपको बता दी कि इको मोड पे। दूसरी चीज़, गियर शिफ्टिंग के टाइम कभी कभी इसका फर्स्ट गियर अटकता है। जैसे आप अभी अप हिल पे हैं और ज़रूरत पड़ गई अचानक आपको फर्स्ट गियर लगाने की, तो इसका फर्स्ट गियर अटकता है। कभी हो सकता है अटक जाए, कभी ना अटके। और एक चीज़, आपका जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग थोड़ा सा आपको थकाता है। नॉर्मली होता यह है कि स्टीयरिंग का जो फीडबैक होता है जब गाड़ी स्पीड में चल रही होती है तो थोड़ा सा हार्ड होता है, और जब नॉर्मल कम स्पीड में होती है, धीरे होती है, यानी कि सिटी में ड्राइव कर रहे हो, तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। लेकिन ये हार्ड होने के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, तो ये थोड़ा सा हाथ को थका देता है। मेरा ये हाथ थकने लग गया उसको चलाने के टाइम। और इसके बाद एक चीज़ और शेयर कर दूँ, अप हिल के टाइम जब मैं इसको टेस्ट कर रहा था इको मोड में AC ऑन करके, तो AC ऑन करने के बाद कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद मैंने AC ऑफ़ कर दिया और फिर AC ऑफ़ करके आगे चलाया। AC ऑफ़ करने की कंडीशन में थोड़ा सा गाड़ी में फ़ील हुआ कि हाँ अब थोड़ा बहुत चल रही है। उसके बाद थोड़ा सा जब मैं और आगे पहुंचा तो मुझे लगा कि यार ये इको मोड क्या चल रहा है, मुझे एक बार सिटी मोड लगाना चाहिए। तो फिर मैंने इसका सिटी मोड सेलेक्ट किया। सिटी मोड सेलेक्ट करने पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिला। मतलब डिफरेंस ये मिला कि आपकी गाड़ी जो थी ठीक ठाक एक पावर ले रही थी, ठीक ठाक नॉर्मल पावर, एक नई गाड़ी। अभी देखिए इससे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नई गाड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंजन है, तो इसको पावर डिलीवर करनी चाहिए बिल्कुल अपनी 100%। तो उस हिसाब से, मतलब उस हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं, लेकिन हाँ
मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे गाड़ी को धकेल के ले जाना पड़ रहा है, जबकि इससे पहले मुझे इको मोड में ऐसा लग रहा था गाड़ी को मुझे खींचना पड़ रहा है, धकेलना पड़ रहा है। जब मैंने सिटी मोड लगाया तो मेरा जो माइलेज था थोड़ा सा और ड्रॉप दिखने लगा, यानी कि 1 किलोमीटर का और डाउन दिखने लग गया था उस टाइम पे माइलेज। और हाँ, एक चीज़ और, अभी तो मैंने ये बात की आपको कि इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा था, गाड़ी का टेम्परेचर कितना जा रहा था वो भी बता दूँ आपको। गाड़ी का टेम्परेचर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा था, 2 पॉइंट तक था। हाँ, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया था उस टाइम पे जब मैं अप हिल पे था, अच्छी खासी चढ़ाई पे था, तो 3 पॉइंट पे आ गया था। मिडिल पॉइंट मैं आपको शो कर दूंगा स्क्रीन पे, यहाँ पे ऐसा होता है ये। तो नॉर्मली 50% के आसपास रहता है तो कोई इशू नहीं है। अभी ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं, अभी ये 2 दिख रहे हैं, उस समय 3 दिखने लगे थे, टेम्परेचर गाड़ी का इतना गया था। बात करूँ अगर मैं कंफर्ट की, तो कंफर्ट में मैं इसको अच्छे खासे नंबर दे सकता हूँ। गाड़ी कंफर्ट फील करा रही थी, पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बॉडी रोल नहीं था। पहाड़ों में अगर जिस गाड़ी में बॉडी रोल ज़्यादा होता है तो आपको फील ज़्यादा होता है। अगर बॉडी रोल ज़्यादा होता है गाड़ी में तो फिर उस गाड़ी में बैठे हुए पैसेंजर को से वॉमिटिंग वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ इसमें फील नहीं हो रही थी। शॉकर जो है शॉकर इसके मतलब ठीक ठाक स्टिफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि ऐसे हार्ड हो कि बिल्कुल पत्थर की तरह फील हो। मतलब अगर एक थोड़ा बहुत देखा जाए तो हल्का बहुत एसयूवी वाली फीलिंग दे रही थी। एसयूवी वाली तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत हैचबैक से थोड़ा ऊपर का वो दे रही थी फील। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं एक हैचबैक कार में चल रहा हूँ। सस्पेंशन में कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है, पूरे नंबर दिए जा सकते हैं गाड़ी के। सस्पेंशन बिल्कुल बढ़िया। इंजन की नॉइस गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत आ रही थी, और अभी भी मैंने देखो अभी शीशे खोले हुए हैं, ग्लास मैंने क्यों खोल दिए थे, मुझे एक नॉइस सी फील हो रही थी। अब वो नॉइस किस चीज़ की फील हो रही थी, वो एक फ्रंट व्हील से नॉइस फील हो रही थी। नॉइस आ रही थी हमारे फ्रंट व्हील के व्हील कैप से। व्हील कैप की जो क्वालिटी है बहुत हल्की है, तो वो हल्के हल्के ना वाइब्रेट करते हैं, तो वाइब्रेट करते समय वो चींची चींची जैसी आवाज़ आती है, तो वो एक आवाज़ यहाँ पे मुझे फील हो रही थी। दूसरी चीज़, अभी मैं चल रहा हूँ डाउन हिल पे, तो डाउन हिल पे हम अगर बात करेंगे तो इंजन का परफॉर्मेंस तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है। इंजन का परफॉर्मेंस डाउन हिल पे आपको कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप पावर मांगते नहीं हो गाड़ी से, इंजन को बस इतना यूज़ करते हो इंजन को गाड़ी को रोकने के लिए। इंजन ब्रेकिंग, कुछ लोग इंजन ब्रेकिंग के बारे में जानते होंगे, तो पहाड़ों में मोस्टली हम इंजन ब्रेकिंग करते हैं, तो यहाँ इंजन सिर्फ ब्रेक लगाने के लिए काम में आ रहा था। और अभी मैं डाउन हिल पे ही चल रहा हूँ, डाउन हिल पे चल रहा हूँ, तो माइलेज थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा रहा है। MID पे 12.2 दिखा रहा है, मतलब सिर्फ इतना ही फ़र्क आया। जैसे कई जगह जब अप हिल पे हमको क्लच दबाना पड़ता है, और क्लच दबा के जब हाफ क्लच पे गाड़ी उठाते हैं तो उस टाइम पे इंजन वाइब्रेशन करता है। इंजन का वाइब्रेशन या फिर स्लीपेज कह लीजिए उसको, जैसे आप क्लच प्लेट ख़राब होने के टाइम स्लीपेज फील होती है, आपको ऐसे ऐसे झटका फील होता है, वो फीलिंग इसके अंदर आती है। वो फीलिंग तो आपको पहाड़ों में नहीं, लोकल में प्लेन में भी आती है। इंजन वाइब्रेट करता है या क्लच स्लीपेज करता है, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। हो सकता है कि इस गाड़ी में ही ऐसा हो और पंच में ना हो, वो एक बार मैं कंफर्म करूंगा दूसरी पंच चला के। लेकिन हाँ, इसमें मुझे ये क्लच वाला इशू आया। क्लच, हाफ क्लच पे गाड़ी अगर आप उठाने जाओ तो वाइब्रेशन आता है। ये मतलब एक हमिंग से आती है, जैसे पहले मारुति ओमनी में आया करती थी। मारुति ओमनी में थोड़ा सा भी आप रेस लेने की कोशिश करो तो ऐसी हमिंग की नॉइस आती थी, तो वो हमिंग की नॉइस आती है इसमें। और क्लच दबाने में अगर मैं बोलूँ तो क्लच दबाने में मतलब अच्छा खासा लाइट क्लच है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देता है कि दबाने में इशू हो। हाँ, एक इशू है जो मुझे शुरू से स्टार्टिंग से लग रहा है, इसके जो क्लच पैडल, ब्रेक पैडल और एक्सीलरेटर पैडल, तीनों का जो पोजीशन है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सेट नहीं बैठता। जूते के बिल्कुल बीच में आता है, क्लच जब दबा रहे होते हैं तो ब्रेक पैडल वाले के साथ बिल्कुल बगल में होता है, क्योंकि मेरा जूता भी बड़े साइज़ का होता है, तो वो दोनों मैच करते हैं, कभी कभी ऐसे टकराने लगते हैं। क्लच पैडल और ये ब्रेक पैडल दोनों नज़दीक नज़दीक है। दूसरा, कभी कभी हम जब क्लच दबा रहे होते हैं तो बगल का जो डेड पैडल है वो भी नज़दीक है, कभी कभी वो भी वहाँ टकरा रहा होता है। अगर मोटा मोटा बोलूँ तो ABC पैडल का जो प्लेसमेंट है उसमें थोड़ा सा डिज़ाइन का इशू है बस। ऐसे टर्न वगैरह पे, शार्प टर्न पे, मतलब चढ़ने पे इको मोड में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी मैं सिटी मोड में चल रहा हूँ तो ये परेशानी नहीं है। मतलब अगर पहाड़ों पे आपको चलना है तो सिटी मोड पे ही चलना होगा। और दूसरी चीज़, जब आप गियर शिफ्ट करते हैं, नॉर्मली दूसरी गाड़ियों का गियर शिफ्ट करते हैं तो 2000 RPM से बहुत पहले ही गियर शिफ्ट गाड़ी मांग लेती है कि ठीक है साहब आप गियर शिफ्ट कर दो। ये गियर शिफ्ट करने के लिए मांगती है लगभग 2200-2500 RPM तक, और सही से अगर कोई चलाने वाला है तो वो 3000 RPM पे इसके गियर शिफ्ट करेगा। अब आप समझ लीजिए 3000 RPM तक जाता है, उसके बाद गियर शिफ्ट मांगती है गाड़ी, तब लगता है कि हाँ ठीक ठाक पावर हमें मिलेगी। और अगर हम 2000 RPM के नीचे ही गियर शिफ्ट कर देते हैं
तो गाड़ी वो परफॉर्म नहीं कर पाती, ऐसा लगता है जैसे बैलगाड़ी की तरह चल रही है, मतलब उसको खींचना पड़ रहा है, वो वाली फीलिंग आती है। फाइनली अगर सारी चीज़ों को मिला के अगर मैं बोलूँ तो पहाड़ों पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए अगर इस पंच को माना जाए तो ये पंच नहीं बनी है पहाड़ों पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बोल रहा हूँ कि ये पंच पहाड़ों पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए नहीं बनी है। अभी जो मैंने इसके अंदर माइलेज की बात की ना आपकी, ये MID की माइलेज की बात की है। अगर आपको रियल माइलेज देखना है तो उसके लिए आपको अलग वीडियो मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि टैंक टू टैंक पहाड़ों में पंच ने क्या माइलेज निकाला। तो फिलहाल ये था मेरा एक एक्सपीरियंस पहाड़ों पे पंच को लाने का। मुझे कैसी फील हुई, इंजन में पावर कितनी थी, कंफर्ट कितनी लगी, प्रॉब्लम क्या आई गाड़ी में और कैसा मुझे फील हुआ, वो सारी चीज़ जेन्युइनली मैंने आप लोगों को बता दी। मेरा मकसद था बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आप तक पहुंचा पाना, ताकि आप लोगों को अगर गाड़ी लेते हैं तो समझने में फ़ायदा मिले। अगर कुछ फ़ायदा मिला हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर मन में कुछ सवाल आ गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।